हेलो फ्रेंड्स, धागड़ कंसेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम क्वाड्रिलेटरल टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, चतुर्भुज को डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने इसकी बेसिक से एडवांस सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया। प्लस हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू ही की थी लास्ट पार्ट में। आज वाला पार्ट और जो भी नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, इसमें अपन क्वाड्रिलेटरल के यानी चतुर्भुज के मिक्स क्वेश्चन चलाने वाले हैं। मिक्स क्वेश्चन इसलिए चलाते हैं सर ताकि आप लोग प्रॉपर्टीज का इंटरलिंकिंग समझ सके। इंटरलिंकिंग किस तरह से कि रोम्बस की कोई प्रॉपर्टी है वो दूसरे क्वाड्रिलेटरल या दूसरे चतुर्भुज में काम आ सकती है। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी है वो किसी दूसरे चतुर्भुज में काम आ सकती है। इसीलिए मैं यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद में आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया। सर चलिए बनाते हैं हमारा क्वेश्चन। जैसे देखिए लास्ट क्लास में हमने जहां तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे उससे आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि सर किसी समांतर चतुर्भुज में किसी क्वाड्रिलेटरल में एडी और बीसी पैरेलल है। आप लोगों को ध्यान है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एडी और बीसी पैरेलल है तो ये वाला जो होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा, जिसको मैं क्या बोलता हूं, समलंब। ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज जिसमें केवल और केवल ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें केवल और केवल दो भुजाएं समांतर हो, दो भुजाएं पैरेलल हो, तो वह मेरा क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है, वह मेरा समलंब चतुर्भुज होता है। तो सर यहाँ पे आप लोगों को ट्रेपेजियम दिख गया और समलंब चतुर्भुज में जैसे ही यहाँ पर आप लोगों को डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बारे में या विकर्णों के प्रतिच्छेदित बिंदु के बारे में बात करूं तो आप लोगों को ध्यान है कि किसी समलंब चतुर्भुज में विकर्ण आपस में समान रेशियो में विभाजित होते हैं। विकर्ण आपस में समान रेशियो में विभाजित होते हैं और ये रेशियो किसके बराबर होता है, तो सर ये रेशियो होता है समांतर भुजाओं के अनुपात में। ये पूरी एक प्रॉपर्टी होती है। बट हमें यहाँ पे क्या काम में लेना है, हमें केवल ये काम में लेना है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे देखिए AO की वैल्यू दे रखी है, OC की वैल्यू दे रखी है, BO की वैल्यू दे रखी है और DO की वैल्यू दे रखी है। तो आप लोगों को ध्यान है AO बराबर क्या है, तो आप बोलोगे सर 3x - 1 है, अपॉन OC की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर ये है 5x - 3। DO की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर DO की वैल्यू है 2x + 1 और OB की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर ये है 6x - 5। ये इस तरह से रिलेशन बना। तो अब यहां पे आके अगर आप ये प्रॉपर्टी बना भी लेते हो, ये चीज बना भी लेते हो, तो यहां पर आके दिक्कत हो जाती है। और वो क्या होगी सर कि सर जैसे आप 3x और 6x को गुणा करोगे तो एक x² की टर्म बनेगी। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हो जाएंगे। एक बेसिक मेथड हमको क्या बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के काम करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के काम करो, या फिर मैं इसको बोलता हूं द्विघात समीकरण बना के करो। और एक मेथड जो हमारा ऑप्शन मेथड होता है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को ऑप्शन नहीं दे रखे, तो आप लोगों को मैं बताता हूं इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। दो मेथड या फिर एक बेसिक मेथड जो कि थोड़ा लेंदी हो जाएगा और मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि एग्जाम में काम में लेना। एग्जाम में आपके सामने चार ऑप्शन में x की वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है सर, आप पुट कर करके देख लेना, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम आपको बेसिक से बनाने में लगेगा। बट फिर भी जैसे मैं क्वेश्चन को बनाना बता रहा हूं तो एक बार मैं बेसिक भी बता देता हूं और ऑप्शन वाइज भी बता देता हूं। जैसे देखो बेसिक क्या बोलेगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिखो 18x² - 15x - 6x + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये बनेगा 10x² + 5x - 6x - 3। यहां से -6x से -6x काट सकता हूं, पीछे क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर पीछे बचने वाला है हमारे पास 8x² और साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान है सर यहां पर ये वैल्यू बन जाएगी -20x + 8 = 0, जिसको मैं देखो सर यहाँ पे 4 कॉमन लेके क्या लिख सकता हूँ, 2x² - 5x + 2 = 0। पर यहाँ पर गुणनखंड विधि से देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 2 × 2 4 आना चाहिए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो इसके जो टुकड़े बनेंगे वो क्या बनेंगे सर, तो आप बोलोगे -4x - x 2 = 0। यहाँ से मैं 2x कॉमन लेता हूँ, पीछे बचेगा x - 2, यहां से मैं -1 कॉमन लेता हूं, पीछे बचेगा x - 2, यानी आप लोगों के x की वैल्यू क्या आने वाली है 2x - 1 और x - 2 = 0।
यानी यहां पर मैं बोल सकता हूं कि एक बार x की वैल्यू आने वाली है 1/2 और दूसरी वैल्यू क्या आने वाली है 2। ये चीज हमने देखने को मिली। तो आप खुद देख सकते हो सर मेथड बहुत लेंदी हो गया और मेरे को भी ध्यान है सर कि एग्जाम में ये काम में नहीं आ सकता। तो एग्जाम में काम क्या आएगा आप खुद बताओ। एग्जाम में कहीं ना कहीं इन दोनों में से एक वैल्यू दी होगी, दोनों वैल्यू नहीं दी होगी। सपोज मैं बोल देता हूं कि सर हमारे पास एग्जाम में वैल्यू है x बराबर 2। सपोज अपन ये बोल देते हैं कि एग्जाम में हमारे सामने ऑप्शन पड़ा है x बराबर 2। तो जैसे ही मैं यहां पर x बराबर 2 पुट करके देखता हूं तो आप क्या बोलोगे सर 2 रखने पर 3 इंटू 2 कितना बना 6, 6 माइनस 5 ये बना 10 माइनस 3 7, 2 रखने पर ये बना 5 और ये बना 12 माइनस 5 यानी 7। आप खुद देखिए रेशियो बराबर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन रखने से काम काफी इजी हो जाता है। एक बार बेसिक और एडवांस दोनों अप्रोच बता दी कि किस तरह से आपको ऑप्शन में लेके भी काम कर सकते हो। और बेसिक मेथड है बहुत ही लेंदी जो एग्जाम में काम में नहीं लिया जा सकता। ये चीज ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपको दिखने में आसान लगता है बट आप खुद देख लो इसके अंदर इस तरह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे आगे जाके क्या करें, क्योंकि फाइनल आंसर तक पहुंचने में हम लोगों को या फिर बेसिक काम में लेना पड़ेगा या फिर ये ऑप्शन अप्रोच काम में लेनी पड़ेगी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया है उसको समझना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। EADF एक आयत है जिसमें AE 12 BE 6। आप लोग बोलोगे सर BE नहीं दिख रहा, तो सर ये वाला पॉइंट है मेरा BE 6। तो मैं यहाँ पे एक बार डेटा लिख देता हूं, ये 12 BE मेरा 6 CF 16 नहीं सर CF 16 नहीं है होगी। यहां पर आप लोगों को ध्यान देना CF जो है उसकी वैल्यू है 6, CF 6 हो गया। तो एक चीज बताओ आयत है, आयत में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये 12 है ये 6 है तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 6। BF 2 तो ये 6 और ये 2 तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई 8। वापस सुन लो मैंने क्या किया है, यहां पर CF की वैल्यू कितनी दे रखी है 6। सबसे पहला फर्स्ट ये देखना और ये पॉइंट क्या है B। देखो एक आयत है, आयत में अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। उसने ये वाली वैल्यू 12 दी, ये 6 दी, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ये BE 6 दिया, BF 2 दिया, तो 6 और 2 8, तो पूरा AD कितना हो जाएगा 8। अब मुझे क्या बोला है वो समझना। उसने हमको बोला AB तथा BC के मध्य बिंदु को मिलाने, मतलब यहां पे इसने मध्य बिंदु को मिलाया। मान लो ये P और ये Q क्या है मध्य बिंदु। तो उसने कहा मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई ज्ञात करो, यानी PQ की लंबाई ज्ञात करो। ये पॉइंट इसने हमको बोला है। तो सर एक चीज बताओ, आप लोगों को ध्यान है कि ये अच्छा मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन आते ही मुझे क्या याद आएगा। तो सर इस तरह से रिवीजन क्या करो, आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में मत रहो। MPT काम में लेते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय काम में लेते हैं, जिसमें मान लो ये PQ है तो ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है आधी होती है। ये मुझे ध्यान है। तो सर इसमें देखो अगर आप इसमें दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला रहे हो तो ये AC की आधी होगी, यानी मुझे PQ निकालने के लिए AC निकालना जरूरी है। अच्छा AC कैसे निकाला जा सकता है, तो थोड़ा यहां से ध्यान से देखना, क्योंकि एक आयत है तो सारे कोण कितने कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री के। तो आप लोग क्या ये काम में ले सकते हो कि सर मुझे एक यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल दिखा AD और C। अच्छा AD जब 8 है, AD जब 8 है, CD जब 6 है, तो ये 8 ये 6, तो ट्रिपलेट काम में लोगे। ये 8 है ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 10। कौन सा ट्रिपलेट काम में लिया हमने, ट्रिपलेट काम में लिया 3 4 5। अब आधे अब सर इस तरह से रिवीजन करो, ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स वो जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। 3 4 5 को इसने यहाँ पर किससे गुणा करके दिया है 2 से, तभी यहाँ पे 3 इंटू 2 6 आपको दिखा होगा, 4 इंटू 2 8 आपको दिखा होगा और 5 इंटू 2 10 आपको दिखा होगा। तो ये होते हैं मेरे पास ट्रिपलेट्स। तो ये 8 है ये 6 है ये 10 है, तो AC बराबर 10 हो गया। आपको ध्यान है मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा यहां पर, इस पे मैंने ये कोई रैंडमली आपको एक एग्जांपल लेके बताया था ना। तो आप खुद देखिए मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा की आधी होती है, तो PQ की लंबाई क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर AC का आधा होगा। AC 10 है, 10 का आधा यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। यानी मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर आंसर आने वाला है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैं मिक्स क्वेश्चन है सर, कभी टफ कभी आसान, आप लोग इस तरह से देखते रहिए ताकि आप लोगों का एक माइंडसेट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते वक्त। आप लोगों को पहले से एक थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि अरे ये इजी है या ये टफ है।
आप क्वेश्चन पढ़ के जज कीजिए कि अच्छा यहाँ पे क्या चीजें काम में आने वाली। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है साहब। ए बी सी डी अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो मैं पहले सबसे फर्स्ट एक पैरेललोग्राम बनाता हूं। ये अपना ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। उसने क्या कहा, ए बी को बिंदु P पर, ए बी को बिंदु P पर तथा सी डी को बिंदु Q पर, तथा सी डी को बिंदु Q पर इस प्रकार विभाजित किया गया है कि AP बराबर 3, AP 3, PB 2, PB 2, ठीक है, CQ 4, CQ 4 और QC 1 है, QC 1 है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं क्या सर ये रेशियो बैलेंस है? रेशियो बैलेंस कैसे? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स, समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं बराबर होती है। एक बार रेशियो जोड़ के देखो, 4 और 1 कितना बनेगा? 5। 2 और 3 कितना बनेगा? 5। सबसे पहले ये रेशियो चेक करो, ये रेशियो बैलेंस है तो आगे बढ़ो, नहीं तो सबसे पहले इनको बराबर करो। बराबर कैसे करोगे कि मान लो इसको जोड़ने पर 3 आ रहा है और इसको जोड़ने पर 4 आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये 4 है ये 3 है, रेशियो इक्वल नहीं है, तो इसको आप पहले 12 बनाओगे, इसको भी 12 बनाओगे। इस तरह से काम होता जब ये रेशियो बैलेंस नहीं होता, वो बहुत टफ हो जाता। बट इसने पहले से रेशियो बैलेंस दिया है। अब देखते हैं आगे वो क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा कि साहब PQAC को, मतलब ये जो PQ को मिलाया गया तो ये AC को बिंदु R पर मिलती है, AC को बिंदु R पर मिलती है, ठीक है सर। अब इसने क्या पूछा है वो हम देख लेते हैं। तो उसने पूछा फाइंड AR, उसने AR की वैल्यू पूछी है, और ध्यान से देखना AR की वैल्यू किसकी टर्म्स के अंदर है। यहां आप देखोगे AR की वैल्यू उसने AC की टर्म्स में पूछी, यानी सीधी सी बात वो ये कहना चाह रहा है कि AR और AC का रेशियो बता दो। सीधी सी बात तो यही हुई उसकी। अच्छा, एक चीज बताना यहाँ पर मैं कैसे भी करके, मेरे को यहाँ पर एक चीज बताना, कैसे भी करके, जैसे ही आप लोग हमेशा एक, पहले तो सारी चीजें छोड़ो, आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो सर 101% सिमिलरिटी से ही काम होगा, क्योंकि सर यहां पर पैरेलल लाइंस ही होती है, आपने देखा होगा, और इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी है ही नहीं यहां पर। तो यहां पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, और वो क्या, कि सिमिलरिटी। तो आप एक चीज बताओ, ये Z बन रहा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये वाला एंगल एकांतर कोण हुआ, अल्टरनेट एंगल हुआ, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर। और ये वाले दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुख कोण। तो मैं यहां पर इस तरह से लिख सकता हूं क्या सर, जैसे उस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, अब मैं यहां पर इस तरह से चीजें लिख पाऊंगा क्या, कि ट्राइंगल ARP सिमिलर होगा। तो देखो A का कोण किसके बराबर है, C के बराबर, R का कोण R के बराबर, और पीछे क्या बच जाएगा, Q। क्योंकि तीनों कोण बराबर है तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अगर तीनों कोण बराबर है तो ये यहां पर सिमिलर हो जाएंगे। तो यहां पर रेशियो क्या आने वाला है, AR और CR, RP और RQ, और AP और CQ, ये रेशियो आने वाला है। अच्छा, एक चीज बताओ, यहां पर मेरे को AR निकालना है, तो AR किस रेशियो में आ रहा है, इस वाले रेशियो में आ रहा है। मुझे क्या पता है, मुझे AP पता है, बिल्कुल पता है, CQ पता है, बिल्कुल पता है। तो आप बोलोगे AR अपॉन CR का रेशियो कितना हो गया, तो आप बोलोगे AP की वैल्यू 3 हुई, CQ की वैल्यू कितनी हुई, 4, यानी ये रेशियो कितना आ रहा है, 3 और 4। अच्छा, एक चीज बताओ, ये रेशियो मुझे मिला, अगर मैं इन दोनों को जोड़ के लिखता हूं, अगर मैं AR प्लस CR को जोड़ता हूं, तो आप बोलोगे AR और CR को जोड़ने पर मुझे क्या मिलता है, AC मिलता है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये बराबर होगा 3 + 4, यानी किसके बराबर, 7 के बराबर। यानी रेशियो में ही मुझे क्या मान मिला, थोड़ा ध्यान से देखना, रेशियो में मुझे मान मिला कि जब AR और AC को कंपेयर किया जाएगा, AR का रेशियो 3 है तो AC का रेशियो कितना है, 7। और अगर मैं AR निकालना चाहता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 3/7 × AC। ये मेरा पॉइंट है। तो सर आप लोगों को यहां पर ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/7 AC। और साथ ही साथ एक और चीज समझ में आई होगी, ये तो चलो हर क्वेश्चन में समझ में आ रही है आपको, कि सिमिलैरिटी ही है सब कुछ। ट्राइंगल हो, सर्कल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, इवन मेंसुरेशन भी पढ़ लेना, यानी क्षेत्रमिति भी पढ़ लेना,
ट्राइंगल में एक ही टॉपिक यानी यहां पर सिमिलैरिटी का जो टॉपिक है वो आपने कर लिया तो मान के चलिए 75% तक के क्वेश्चन आप लोग यूं ही कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सर, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों ने भी इतने सारे क्वेश्चन देखे होंगे और इसके एक चीज तो आप समझ ही पाए हुए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिमिलरिटी हमारे लिए। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए क्या होगा। उसने क्या कहा कि यदि किसी समलम चतुर्भुज की बात कही है, तो आपको ध्यान है ट्रेपेजियम, समलम यानी ट्रेपेजियम की बात कही है। उसने हमें क्या बोला, समांतर भुजाएं 8 और 4 है, मतलब इसने बोला ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर। इसमें m तथा n समलम के विकर्णों के मध्य बिंदु है। आप लोगों को ध्यान है सर कि विकर्णों के मध्य बिंदु यानी ये अगर डायगोनल है और डायगोनल के मिड पॉइंट लेने को बोला है। डायगोनल के मिड पॉइंट क्या क्या है, इसने बोला m और n। डायगोनल के मिड पॉइंट m और n है तो मध्य बिंदु mn को मिलाने वाली रेखा, विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा mn की लंबाई ज्ञात करो। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, याद हो तो, कि सर ये प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं। उसको प्रूव भी किया था, किसके थ्रू प्रूव किया था, मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू। और मैंने आपको बताया था कि सर जो mn होगा, विकर्णों के मध्य की लंबाई होगी, वो क्या होती है, तो आप बोलोगे सर जो पैरेलल साइड्स है उसका सम या डिफरेंस, सम या डिफरेंस, डिफरेंस, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस का क्या होती है, हाफ होती है 4/2, यानी आंसर मेरा कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आंसर मेरा कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। पॉइंट याद होगा, नहीं याद है तो जस्ट इससे पहले वाला पार्ट जाके आप देख लीजिएगा, इसको मैंने प्रूव करके बताया था कैसे होता है ये। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक वर्ड काम में लिया, मैंने कहा कि दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर लूं या योग लूं, डिफरेंस लूं या सम लूं, तो यहां पे डिफरेंस लिया। तो आप बोलोगे सर सम कहां लिया जाता है, वो भी एक बार का रिवाइज करा दो कि सर सम कहां लिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा इतना सा पॉइंट कि आप सम कहां काम में लोगे। अगर ABCD एक ट्रेपेजियम है, अगर मैं यहां पर इन दोनों के मध्य बिंदु लेता हूं, असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु लेता हूं, तो यहां पर जो mn होगा वो क्या होगा, इन समांतर भुजाओं की लंबाई के योगफल का हाफ होगा। ठीक है, अगर असमांतर भुजाएं नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया गया है तो दोनों भुजाओं का सम करके हाफ करूंगा। और अगर यहां पे डायगोनल्स का मिड पॉइंट मिलाया गया है, यहां पे डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकाला गया है, तो दोनों भुजाओं का डिफरेंस लेके हाफ करूंगा। ये दोनों पॉइंट अपन ने ट्रेपेजियम में देखे थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ये रहा, इसको बनाइए। अगेन हम लोगों को क्या दिया, ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया, एक पैरेललोग्राम दिया। ठीक है, तो अब मैं समझता हूं आप लोगों को आधी से ज्यादा चीजें बनाने आ गई होगी। जैसे ही पैरेललोग्राम दिखा तो कहीं ना कहीं यहां पर रेशियो की बात हो रही है, पैरेललोग्राम में रेशियो की बात हो रही है, यानी क्या काम में लेना पड़ेगा, क्या काम में लेना पड़ेगा, सिमिलैरिटी, समरूपता। देख लो, हाथों हाथ आना चाहिए सर। अच्छा, उसने किस किस का रेशियो पूछा है, O से लेकर N तक का और O से लेकर B तक का, यानी ये रेशियो पूछा है। ये रेशियो पूछा है तो इसका मतलब ये ON कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ये तो इस वाले ट्रायंगल में आ रही है। OB किस ट्रायंगल में आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में आ रही है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा यहीं पे हाथों हाथ। ठीक है, देखें कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो उससे पहले एक चीज बताना, उसने मुझे बोला कि CD का मध्य बिंदु M है, CD का मध्य बिंदु M है, तो एक चीज बताना कि ये अगर मेरा 1 होगा तो ये मेरा 1 होगा। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है कि सर ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट किस रेशियो में बांटता है, 1:1 बांटता है। अच्छा, अब मैं यहां पर आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्यों है। यहां पर आप लोग इंडिविजुअल ये पॉइंट देखो, क्या आप लोग DC, ये मिड पॉइंट मेरा M और ये जो ट्रायंगल बन रहा है N और B, ये जो ट्रायंगल बन रहा है N और B, उम्मीद करता हूं आप लोग ये चीज देख पा रहे होंगे। ठीक है सर। अच्छा, यहां पर देखो पैरेललोग्राम है तो ये दोनों भुजाएं पैरेलल होगी, AD और BC समांतर होगी क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो सर अगर AD और BC समांतर है तो ये DN, क्योंकि DN क्या है, इसको बढ़ाया गया है, DN और BC भी समांतर होगी। अगर ये दोनों भुजाएं समांतर है तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण।
बिल्कुल ज्योमेट्री की फर्स्ट क्लास अभी तक काम आ रही है। सारे जैसे वो ऐसा होता है सर, अल्फाबेट सीखे, अल्फाबेट के बाद में हमने वर्ड सीखे, वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखा, इस तरह से वाला काम होता है। तो बिल्कुल डी और सी समांतर हुआ, इसको कैसे प्रूव किया? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, समांतर लाइन की प्रॉपर्टीज के कारण। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट किसका? ज्योमेट्री का। तो ये डी और सी बराबर हो गए, क्या ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। इसका मतलब ट्राइंगल DMN सिमिलर हो जाएगा किसके? तो आप बोलोगे CMB के। किसके बराबर हो जाएगा? CMB के। तो आप बोलोगे DM और CM का जो रेशियो होगा वो MN और MB के बराबर होगा। आप खुद बताइए, और ये किसके बराबर होगा? DN और CB के। अच्छा, DM और CM का क्या रेशियो है? DM और CM क्योंकि ये मिड पॉइंट है, यानी ये बराबर है, यानी रेशियो कितना है? 1:1। तो इन सब का भी रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। MN मेरा 1, NB मेरा 1, DN और CB मतलब DN और CB भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर देखो, DN और CB 1:1 होने का मतलब क्या कि देखो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, और ये जो CB यानी BC है, BC DN के बराबर हो गई, यानी ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएगी। तो थोड़ा यहां पर ध्यान से देखना, मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? अपन ने इनको बराबर कैसे प्रूव किया? तो अब मेरी यहां पर एक चीज समझना, मैं सारे पॉइंट दूसरे हटा देता हूं, केवल ये पॉइंट याद रखता हूं कि AD जो है वो BC के बराबर है, और सिमिलैरिटी से हमने BC को DN के बराबर किया। तो आप यहां पर इस तरह से बोल सकते हो क्या कि ये यहां पर ये जो चीज है ये दोनों आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है। मैं यहां पर लेंथ लेना चाहूं, मान लो ये यहां से x लेता हूं, तो ये भी क्या हो जाएगी? x, और ये भी क्या हो जाएगी? x। तो AN की पूरी लंबाई क्या हो जाएगी? 2x। और जैसे ही AN आया, आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? देखिएगा, आप लोगों का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो जाएगा, फटाफट से देखना। क्या अब यहां पर आप लोगों को इस तरह से दो ट्राइंगल मिले होंगे, जिसमें यह आ रहा है A, ये आ रहा है N, ये आ रहा है पॉइंट O, ये आ रहा है B, और ये आ रहा है C। देखो BC में ये x है, AN की पूरी लंबाई क्या है? x और x यानी कितना हो गया? 2x। x और x यानी कितना हो गया? 2x। तो सर आप खुद देखिए, क्या इस तरह के क्वेश्चन आप लोग ट्राइंगल में करते आए हो? वही क्वेश्चन है, नाम क्या दे दिया गया? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। इस क्वेश्चन को आप वापस एक बार बनाइएगा आप लोगों को, क्योंकि मैं इस तरह से दो ट्राइंगल जहां से भी एक से ज्यादा चीजें लेता हूं तो आप लोगों को लगता है अरे पीछे वाली चीज छूट रही है, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो खुद को ही। एक बार हाथ से बनाना बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे ही ये बना आपका ऑन द स्पॉट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये पूरी साइड इसके बराबर है, यानी आप बोलोगे सर ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, तो आप बोलोगे ट्राइंगल AON सिमिलर होगा COB के। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि सर जो रेशियो AO और CO, ON और OB और AN और CB, सर मैं तो आप लोगों को यहां पर सीधा भी बता सकता हूं। सीधा कैसे बताता हूं कि यहां पर इस वाले ट्राइंगल की भुजा 2 है, इस वाले ट्राइंगल की भुजा 1 है, इस वाले ट्राइंगल की भुजा 2, इस वाले ट्राइंगल की भुजा 1। तो इसकी कोई भी भुजा लूंगा तो यहाँ 2 आएगा अनुपात, और यहाँ भुजा अनुपात क्या आएगा? 1। जैसे इसने मुझे यहाँ पे किस किस का रेशियो पूछा है? ON का, तो ON बड़े वाले ट्राइंगल की भुजा है, वहां पे रेशियो क्या लूंगा? 2। OB छोटे वाले ट्राइंगल की भुजा है, वहां रेशियो लूंगा 1। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 2/1। यानी बिना पेन टच के भी मैं आंसर दे सकता हूं और आप लोगों को इंप्रेस किया जा सकता है कि अरे वाह सर हमने पेन भी टच नहीं किया, डायग्राम देख के बता दिया। बट सर मैं बार बार ये मेहनत कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर हवाबाजियां नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों को चीजें अच्छे से समझाना चाहता हूँ। नहीं तो आप खुद देखो कि जो लोग थोड़ा सा सिमिलरिटी में अच्छा जो हो चुके हैं, जो हो सकते हैं या हो चुके हैं, वो आप लोग यहाँ पे सीधा देख के आप लोगों को अंदाजा होता है कि सर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है, इसमें भुजा 2 है, इसमें भुजा 1 है, यानी मुझे पता चल गया इसकी कोई भी साइड लूंगा तो रेशियो 2 आएगा, इसकी कोई भी साइड लूंगा तो रेशियो 1 आएगा, यानी आंसर 2:1 आ रहा है, और 2 रेशियो पे टिक पे कर सकते हो। तो यानी ये चीजें करनी पड़ेगी, ये चीजें करनी ही नहीं पड़ेगी। बट ये किन लोगों के लिए कर रहा हूं? जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। मैं नहीं चाहता कि एकदम फटाफट से काम करो, इसलिए सर आप लोग बाबा ऐसे मत समझना कि ये क्यों किया जा रहा है, ये आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है, तो वही काम आप यहाँ पर फॉलो करो।
धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों को चीजें इनमें इंप्रूव होते जाओगे, आप भी वही काम करना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो सर यहाँ पे आप सीधा रेशियो निकाल सकते हो ON और OB का, और ये किसके बराबर हो जाएगा, AN की वैल्यू 2, CB की वैल्यू 1, यानी रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। समझ में आया होगा। दोनों तरीके बता दिए मैंने कि आप किस तरह से यहाँ पर जब भी आप सिमिलरिटी में अच्छे हो जाओ तो क्या काम कर सकते हो, जब तक नहीं हो तब तक क्या काम करना है। ठीक है सर, बेसिक जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही ज्यादा आप फर्मली या कॉन्फिडेंटली चीजें करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है, इसको बनाइए। ABCD एक रेक्टेंगल है और O, देखो सर O जो है वो डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, वो इस तरह से कहीं और पॉइंट है। तो मैंने आपको बताया था कि सर जब भी O एनी पॉइंट होता है, जब भी O एनी पॉइंट होता है, कोई भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम काम में लेके हमने क्या कहा था कि A से O का स्क्वायर प्लस O से C का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये चीज मैंने आप लोगों को हमेशा से बताई। AO की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 का स्क्वायर, OC की वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर, OD की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर, मुझे क्या निकालना है OB की। ये तो बहुत ही आसान हो गया, 6 स्क्वायर से 6 का स्क्वायर चला जाएगा, OB की वैल्यू 8 का स्क्वायर, यानी आंसर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। सर ये डेटा ने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पर आप लोगों को कि सर ये स्क्वायर खोल के यहाँ पर इसको सॉल्व करके आंसर दिया जा सकता था। यहाँ पे पर्पस क्या था, पर्पस था ये वाली प्रॉपर्टी एक बार आप लोगों को याद दिलानी कि अगर एक आयत के अंदर O एनी पॉइंट कोई भी शीर्ष है तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है। एक बार आप लोगों को ये चीज रिवाइज करानी थी। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर, देखिएगा फटाफट से। उसने मैं बोला ABCD एक समलंब है। ठीक है सर, हम लोगों को समलंब देना है तो अपन लोगों ने हाथों हाथ इसको बना दिया कि चलिए सर ये हमारा समलंब है जिसमें AD तथा BC एक दूसरे के समांतर है। ध्यान से देखना कौन कौन समांतर है, AD और BC एक दूसरे के समांतर है। यदि समलंब की चारों भुजाएं, AB कितना दिया 9, BC कितना दिया 12, CD कितना दिया 15 और DA कितना दिया 20। एक बार का लिख दो। आप बोलोगे सर ये छोटी बड़ी, इसका छोड़ो, एक बार का मैंने लिख दिया, क्या यहाँ पर बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा है एक बार देख लेंगे, नहीं तो आप लोगों को चलिए सर एक बार मैंने लिख दिया है, अगर आगे इसका डायग्राम कहीं काम आएगा तो ये डायग्राम गलत होगा क्योंकि 12 ये होनी चाहिए थी, 20 ये होनी चाहिए थी, बट एक बार मैंने डेटा लिख दिया, आगे क्या लिख रहा है वो काम में लेते हैं। उसने कहा दोनों विकर्णों के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आया ना काम में दोनों विकर्णों का वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो सर आप लोगों को ध्यान है मैंने आपको ये चीज पहले से बता रखी है कि एक ट्रेपेजियम में, फटाफट से एक प्रॉपर्टी याद कर लो, प्रॉपर्टी याद कर लेना कि एक ट्रेपेजियम में यहां पर दोनों वर्गों का योगफल किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे दोनों वर्गों का योगफल यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके बराबर होता है। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, तो ये चीज आप कैसे याद करोगे, ये चीज याद करने के लिए देखना असमांतर भुजाएं नॉन पैरेलल साइड्स का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। साथ ही साथ आप लोग क्या करोगे, 2 गुना करोगे पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, AD और BC। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई गई थी कि सर एक ट्रेपेजियम में, एक समलंब चतुर्भुज में दोनों विकर्णों का, दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर का सम जो होता है वो दोनों नॉन पैरेलल साइड्स असमांतर भुजाओं के वर्गों के सम के प्लस समांतर भुजाओं के मल्टीप्लिकेशन के ट्वाइस के, 2 गुने के सम के बराबर होता है। ये पॉइंट अपन लोगों ने देखा था। ठीक है सर, तो अब ये पॉइंट अपन ने पहले याद कर लिया, अब इसको यहां पर जमा के देखते हैं। तो सर देखिएगा यहां पर मुझे बोला गया AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 9 का स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, DC की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे 15 का स्क्वायर। एक बार वापस यहां पे पॉइंट लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा है तो, AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे
AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AD इंटू BC। ठीक है, अब रख दो यहाँ पे AB स्क्वायर यानी किसका हो जाएगा 9 का स्क्वायर, DC स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर, प्लस 2 गुना करना है किसका AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और BC की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल ये हो जाएगा 81 225 प्लस ये हो जाएगा सर देखो 40 इंटू 12, 40 इंटू 12 यानी कितना हो जाएगा 480। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो एक बार देखना सर, अगर ये 220 होता तो पहले यहां पर मैं 200 देता हूं तो 680 प्लस 20 भी दे दो, 680 प्लस 20 भी दे दो तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 700, यानी ये वाली पूरी वैल्यू कितनी हो गई 700 प्लस ये कितना हो गया 780, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 780 प्लस पीछे क्या बचा 5 और 1 6, यानी मैं आंसर क्या बोल सकता हूं 786 जो होगा वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि किस तरह से अपन लोगों ने काम किया। करेक्ट है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज आप लोगों की रिवाइज हो रही है, साथ साथ में और क्या चाहिए समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर। बढ़िया क्वेश्चन बोल रहा हूं तो अपने आप समझ जाओ कि इसके अंदर बिल्कुल बेसिक थिंकिंग नहीं लगानी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जिस तरह से अपन ने अभी एक पैरेललोग्राम में 2 बार सिमिलरिटी लगाई थी, उसी तरह से ये कुछ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। इसने बोला समलंब चतुर्भुज ABCD में AB और DC पैरेलल है। तो सर सबसे पहले तो अपन क्या काम करते हैं, एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करके यहां लिख दिया है। उसने कहा DC जो है वो ट्वाइस ऑफ AB है, DC जो है वो AB की 2 गुना है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं सर, ये ABCD। अब आप देख लीजिए DC जो है वो AB का 2 गुना है। एक रेखा EF जो AB के समांतर खींची गई है, AB के समांतर एक रेखा EF खींची गई है। ठीक है सर, जो AD को F पर और BC को E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि BE की वैल्यू आ रही है 3 और EC की वैल्यू कितनी आ रही है 4, और DBEF को सारा पहले एक बार डायग्राम बना दो। DBEF को किस पे काटता है, तो आप बोलोगे DBEF को पॉइंट G पर काटता है। तब उसने हमें क्या पूछा है, AB और EF का रेशियो पूछा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर। उसने हमें पूछा AB और EF का रेशियो पूछा। सर आप लोगों को पहले तो मैं कल वाला काम बताऊं, कल वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, एक ट्रेपेजियम में, एक समलंब चतुर्भुज में जब भी एक कोई तीसरी रेखा दोनों समांतर भुजाओं के पैरेलल में ली जाती है, तो मैंने आपको क्या बताया था, कल वाला पॉइंट याद करो, नहीं है तो वापस जाके देखो। आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझाई थी कि ये जो समांतर भुजा हैं ये दोनों असमांतर भुजाओं को समान रेशियो में बांटेगी, यानी AF और FD का जो रेशियो होगा वही BE और EC का रेशियो होगा। ये वाला पॉइंट कल समझाया था या नहीं, फटाफट से बताना। तो सर याद है अभी भी आपको, तो ये 3 और 4 है, तो आप क्या बोलोगे, ये भी क्या हो जाएगा 3 और 4। फटाफट से एक बार वो प्रॉपर्टीज जाके देख लेना। यहाँ पे एक कॉपी लेके बैठा करो, जब भी मैं क्वेश्चन कराऊं तो कॉपी लेके बैठा करो। ये क्वेश्चन का जो सेशन होता है उसको आप रिवीजन प्लस प्रैक्टिस दोनों मानोगे, ओनली प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बार बार आप ही से पूछूंगा कि अच्छा ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने याद है या नहीं। चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमको समझ में आ गया, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा, यूनिक होगा, तो आप लोग साथ में रहिएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या सिर्फ ये वाला ट्रायंगल देखिएगा आप लोग, BDC में B यहां पर BDC में DC के समांतर
डीसी के समांतर एक रेखा जीई ली गई है। बीडीसी में डीसी के समांतर एक रेखा जीई ली गई है, तो यहां पर क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सामान्य समानुपातिक प्रमेय काम में आ जाएगी। उसके अंदर क्या बोला जाएगा सर, ये 3 है और ये कितनी है 4, ये 3 और ये 4, मतलब इस वाले ट्राइंगल का रेशियो जब 3 होता है, इस वाले ट्राइंगल का रेशियो जब 3 होता है और ये 4 ये है, तो पूरी बड़ी वाली भुजा कितनी होगी, 3 और 4 कितनी 7। तो आप क्या बोलोगे, बड़े वाले ट्राइंगल की कोई भी भुजा लेता हूं, जैसे मान लो मैं जीई लेता हूं और डीसी लेता हूं। जीई छोटे वाले ट्राइंगल की भुजा है तो इसका रेशियो कितना होगा 3, डीसी बड़े वाले ट्राइंगल की भुजा है तो इसके रेशियो कितना होगा 7, यानी ये जीई और डीसी का रेशियो कितना आया, तो आप बोलोगे सर जीई और डीसी का रेशियो आया 3/7। मतलब आप एक चीज बताओ, क्या मुझे ईएफ चाहिए, तो ईएफ में जीई काम आने वाली है कि नहीं आने वाली, आने वाली है, बट इस जीई का रेशियो किसके रेस्पेक्ट में बनाना है, तो आप बोलोगे सर इसका रेशियो तो एबी के रेस्पेक्ट में बनाना है, और यहां पे क्या है डीसी। अच्छा, आप लोगों को ये क्या बताया था कि डीसी जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ एबी है, तो अगर मैं एबी निकालना चाहता हूं तो एबी क्या होता है, डीसी का क्या होगा, हाफ होगा। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान है। अच्छा, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान पड़ा कि सर जीई और डीसी का रेशियो लेता हूं तो कितना आ रहा है, 3/7 आ रहा है। अगर मैं यहां पर डीसी की जगह एबी चाहता हूं, तो डीसी की जगह एबी चाहता हूं तो डीसी की वैल्यू क्या होगी, फटाफट से मुझे एक बार बताइएगा, क्योंकि इसने डीसी जो है वो ट्वाइस ऑफ एबी बोला है, डीसी जो है वो ट्वाइस ऑफ एबी बोला है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि सर जो एबी निकालना है तो डीसी का हाफ करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जीई डीसी की जगह अपन क्या रख देंगे सर, ट्वाइस ऑफ एबी इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ रही है 3/7। तो मेरे पास जीई और एबी का रेशियो जो है वो कितना आ गया, 6/7। एक बार मैं ये रेशियो यहां पर लिख रहा हूं, बाकी सारी चीजें हटा रहा हूं, एक बार आप वापस से गो थ्रू कर लीजिएगा कि अपन ने ये वाला पॉइंट कैसे निकाला। तो सर मैं यहां पर लिख देता हूं कि मैंने एक पॉइंट निकाला जिसमें जीई और एबी का रेशियो जो है वो मैंने अपन ने क्या निकाल दिया है, 6/7 निकाल दिया है। ये वाला पॉइंट अच्छे से एक बार समझ में आया होगा आपको, कैसे निकाला, बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सामान्य समानुपातिक प्रमेय के, जो कि कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी का एग्जांपल होती है। अगेन ये भी सिमिलरिटी, सारे सिमिलरिटी के क्वेश्चन भरे हैं, ये मेरे नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन। तो अच्छा, ये मैंने रेशियो किस किस का निकाला था, तो अभी आपने देखा मैंने जीई और डीसी के रेस्पेक्ट में रेशियो निकाला। मैंने डीसी में आंसर क्यों नहीं किया, डीसी में आंसर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ रेशियो एबी के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो मैंने जीई और एबी का रेशियो निकाल दिया, कितना आया 6/7। अच्छा, अब उसी तरह से क्या आप लोग मुझे बताना है, क्या आप लोगों को ट्राइंगल ए बी डी, वापिस से देख लो एक बार, क्या आप लोगों को ट्राइंगल ए डी बी दिखाई दिया। इसके अंदर आपके पैरेलल क्या है, तो आपने देखा कि एडी के ऊपर तो एफ लिया गया है और डीबी के ऊपर जी लिया गया है। तो आप खुद बताइए क्या इसके समांतर थी, ये इसके समांतर थी, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दूंगा, जिसके अंदर डी एफ का वैल्यू है 4 और एफ ए की वैल्यू कितनी है 3, तो ये पूरी वैल्यू यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 4। ठीक है सर, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। आपको ध्यान है ये इसके समांतर है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये दोनों आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। इस वाले ट्राइंगल की कोई भी साइड लेता हूं तो कितनी आती है 4, इस बड़े वाले ट्राइंगल की कोई भी साइड लेता हूं तो कितनी आएगी, तो 4 और 3 वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 7, 4 और 3 वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 7। तो अगर मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर एफ जी लेता हूं और एफ जी का रेशियो ए बी के रेस्पेक्ट में बनाता हूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/7। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/7। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आया होगा। यानी दो रेशियो आपको मिले, दो रेशियो कौन कौन से फटाफट से बताना। आप बोलोगे सर एफ जी और ए बी का रेशियो मिल गया, कितना आया 4/7। सर मुझे जीई और ए बी का रेशियो मिला, कितना आ गया 6/7। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अब मुझे देखो, मुझे एफ जी का और ए बी का रेशियो पता है, मुझे जीई और ए बी का रेशियो पता है, तो मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एफ ई और ए बी का रेशियो मिलेगा, मुझे एफ ई और ए बी का रेशियो मिलेगा। देखो ए बी जब 7 होती है,
ए बी जब साथ होती है, यहां पर मैं सारे रेशियो हटा के लिख रहा हूं कि सर ये था ए बी सी डी और ये था हमारे पास ई और एफ और ये पॉइंट। जब मेरे पास ए बी 7 था तो मेरे पास एफ जी 4 था और मेरे पास जी ई 6 था, तो एफ ई कितना हो जाएगा, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 और ए बी कितना रहेगा 7 रहेगा, यानी मेरा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 10/7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर दीजिएगा सर इसको, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा सर, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम आप लोगों के पास। ठीक है सर, अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। वापस से सारे क्वेश्चन एक बार वापस से करोगे, क्वाड्रिलेटरल पे बेसिक से एडवांस सारे क्वेश्चन लेके आया हूं सर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको डिस्कस कीजिए। ये इसको भी एक बार इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसको भी एक इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक मिसलेनियस प्रॉपर्टी, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिसलेनियस प्रॉपर्टीज को, जो बिल्कुल ही ज्यादा बहुत डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज होती है, उनको मैं आप इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन में ही डिस्कस करूंगा। तो सर मैं क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक पैरेललोग्राम की मिसलेनियस प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाहता हूं। ये आप जहां पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है वहां पर एक पॉइंट बना के लिख देना, समांतर चतुर्भुज के अंदर पैरेललोग्राम के अंदर। सर पैरेललोग्राम ए बी सी डी की मैं बात करता हूं, पैरेललोग्राम ए बी सी डी की मैं बात करता हूं। फटाफट से बताना, अगर मैं ये पॉइंट थीटा लेता हूं, फटाफट से एक चीज बताना, ये पॉइंट अगर मैं थीटा लेता हूं तो ये वाला कोण कितना होगा, तो आप बोलोगे ये वाला कोण होगा 180 माइनस थीटा, ये पॉइंट है। अच्छा, यहां पर अपन लाइन बाय लाइन 2 पॉइंट देखते हैं। सबसे फर्स्ट तो मैंने ये देखा, ये वाला ट्राइंगल। अच्छा एक चीज बताओ, क्या आपको ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में कोई अगर कोसाइन रूल लगाने को बोले, कोसाइन रूल याद करो, कोसाइन रूल किसके रेस्पेक्ट में, मैं AC के रेस्पेक्ट में कोसाइन रूल लगाने को बोलूं, तो एक बार याद दिला देता हूं कोसाइन रूल क्या होता है। फटाफट से देखना, ABC के रेस्पेक्ट में कोसाइन रूल लगाना चाहता हूं AC में, तो AC स्क्वायर, तो AC के अलावा ट्राइंगल की कौन कौन सी 2 भुजाएं, तो आप बोलोगे AB और BC, तो ये क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा माइनस का 2 AB इंटू BC, और इसके बीच में कौन कितना cos थीटा, कितना हो जाएगा cos थीटा। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, एक बार लिख लो, कोसाइन रूल तो यही होता है ना, एक बार लिख लो। अच्छा उसी तरह से क्या आप लोगों को ट्राइंगल ए, उसी तरह से क्या आपको मैं इस ये वाला बनाता हूं, एक बार जरा देखिएगा, क्या आपको ट्राइंगल बी सी डी दिखने को मिला, बी सी डी। ये प्रॉपर्टी, वापस एक चीज बताऊं, ये मैं क्यों ले रहा हूं, सिर्फ एक नई थ्योरम समझाने के लिए। ये काम आप लोग नहीं करना चाहते मत करो, सिर्फ मेरे हाँ में हाँ मिला दो। हाँ में हाँ मिलाने का कारण क्या है, क्योंकि इसके पीछे कोसाइन रूल प्रूव हो जाएगा, कोसाइन रूल याद आ जाएगा, बस मैं ये चाहता हूं। क्योंकि सर अगर मेरे को सारे एक बार थ्योरम्स आपको क्लासरूम में ही याद करानी है, तो मेरे पास ये एक सबसे बेस्ट मेथड होता है। अदरवाइज तो प्रॉपर्टी लिखाऊं, कैसे आया कुछ भी नहीं पता और सीधा क्वेश्चन पे चला गया, वो मैं नहीं चाहता। मैं ये आप लोगों से ये कोई काम पूछेगा भी नहीं कि सर हाथों हाथ हैंड्स प्रूव करके बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। मैं ये चीजें क्यों बताता हूं आप लोगों को, बार बार क्लासरूम में अगर एक प्रॉपर्टी, एक 2 बार प्रॉपर्टी, 3 बार प्रॉपर्टी बोलूंगा तो कहीं ना कहीं वो आपको याद आ जाएगी क्लासरूम में। तो अगर मैं बी सी डी के अंदर अगर मैं BD के रेस्पेक्ट में, अगर मैं BD के रेस्पेक्ट में कोसाइन रूल लगाता हूं, तो BD स्क्वायर क्या होगा, BD के अलावा दोनों भुजाएं कौन कौन सी है, BC और CD, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस का 2 BC इंटू DC, और ये क्या हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा। मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये नहीं पता होगा cos 180 माइनस थीटा क्या होता है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा, cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा होता है। ये वैल्यू क्या होती है, माइनस का cos थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, BD स्क्वायर बराबर
बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी सी इंटू डी सी, और साथ में क्या आ जाएगा cos थीटा। ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। अच्छा, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है या नहीं होती है, फटाफट से बताओ। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मान लो कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, मैं इन दोनों को जोड़ता हूं और यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं, तो फटाफट से बताना ये पॉइंट क्या बनेगा। तो देखो सर, ये क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए सी और बी डी क्या है, दोनों विकर्णों के वर्गों का योगफल। समझ में आया, क्योंकि ये ट्रेपेजियम में ये पॉइंट काम आ रहा था, ये किस में काम आ रहा था, ट्रेपेजियम में भी पॉइंट आ रहा था कि दोनों विकर्णों के वर्गों का योगफल किसके बराबर है। तो अब एक चीज बताओ, ये ए बी और ये डी सी और ए बी बराबर है, तो ये ए बी है और इसको भी मैं क्या मान लेता हूं, ए बी मान लेता हूं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी और ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्वायर। ये देखो, इधर BC है, इधर BC है, यानी क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BC का स्क्वायर। ये माइनस से ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी ये मुझे एक रिलेशन मिला, और ये रिलेशन अब आप लोगों को समझ में आ गया। तो मैं फाइनली इसको अपने इस क्वेश्चन में ले आऊंगा, और देखिएगा ये क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट से एक बार समझना। किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 12 तथा 8 है, तथा इसका एक विकर्ण 10 है, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी से समझा है, फटाफट से मुझे बताना क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया, कि अगर मैं कोई एक समांतर चतुर्भुज लेता हूं, तो दोनों विकर्णों का स्क्वायर करके अगर जोड़ा जाए, दोनों विकर्णों का स्क्वायर करके अगर जोड़ा जाए, तो ये दोगुना होगा किसके, समांतर भुजाओं के। समांतर भुजाएं कौन सी लूं, या फिर ए बी स्क्वायर लूं, क्योंकि ए बी और डी सी बराबर है, या फिर किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे या फिर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ये एक रिलेशन हम लोगों ने निकाला कि विकर्णों के वर्गों का योगफल यहां पर समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजाओं के योगफल का दोगुना होता है। तो अब देखो, उसने एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी, 10, यानी कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। दूसरा विकर्ण निकालना है, यानी एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर। एक भुजा कितनी है, एक भुजा है 12, यानी कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। दूसरी भुजा कितनी है 8, दूसरी भुजा कितनी है 8, यानी कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ये चीज समझ में आई आप लोगों ने। अच्छा, इसको अब सॉल्व करते हैं, तो फटाफट से देखना, इसको सॉल्व करके मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा सर 100, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 144 प्लस 64, यानी 208, और 208 का भी 2 गुना करूंगा तो कितना बनेगा 416, यानी कितना बनेगा सर 416। अगर ये 416 बना है, तो आप बोलोगे सर 416 बन गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 316, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 316। एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 316। एक बार फटाफट से ये चीजें देख लेना, समझ में आई है या नहीं आई है वो भी बता देना। एक बार ब्रीफली रिपीट कर देता हूं कि दोनों विकर्णों की लंबाई नहीं दी, एक विकर्ण की लंबाई 10 दी है, दूसरा विकर्ण मुझे निकालना है, और साथ ही साथ दोनों भुजाओं की लंबाई 12 है और 8 है। तो हमने ये देखा दोनों विकर्णों का जो योगफल होता है वो दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल का 2 गुना होता है। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 64, 208 इंटू 2 गुना किया 416, 416 में से 100 माइनस करके इसका अंडर रूट निकाल दिया, यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई जो है वो अंडर रूट 316 आ जाएगी। अब लगता है मुझे ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये प्रॉपर्टी काम करती है। ठीक है सर, काफी बढ़िया क्वेश्चंस है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। तो इसको मुझे एक बार फटाफट से रिव्यू भी दीजिएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों को लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, क्या अपडेट करना चाहिए, किस तरह से हमें काम करना चाहिए। चलिए सर, ये वो सेम क्वेश्चन है, उसका डेटा थोड़ा सा चेंज है। ये क्वेश्चन BC और AD पैरेलल है, BC और AD पैरेलल है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान है कि जहां पर सिर्फ ये 2 साइड्स पैरेलल होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, ट्रेपेजियम बोलता हूँ।
समलंब चतुर्भुज बोला जाएगा। और इसमें ये पॉइंट हमने देख रखा है सर कि दोनों विकर्ण जो है वो आपस में बराबर रेशियो में बांटते हैं, तो ये हो जाएगा OD अपॉन OB। और इस बार तो मैं ऑप्शन भी लेके आया हूं ताकि आप लोगों को बता सकूं कैसे आप लोगों को ऑप्शन रख रख के देखना है। AO की लंबाई है 3, OC की लंबाई है x-3, OD की लंबाई है x-5 और OB की लंबाई है 3x-19। तो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन रख रख के देखने हैं फटाफट से। तो ऑप्शन रख रख के देखने हैं तो सर सबसे पहले वो ऑप्शन हटा दो जो जहां कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ 10-10 है, यहाँ 8-8 है, कुछ ना कुछ चीज तो कॉमन आएगी, कुछ ना कुछ चीज तो कॉमन आएगी। तो सबसे पहले देखो जो कॉमन है वही ले लो, या फिर 10 होगा या फिर 8 होगा, तो 10 लेता हूं। तो 10 लेने से मेरे एक चीज देखना, 10 में अगर रखता हूं तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 3, 10 - 3 7, 10, 10 - 3 5, ये 5 आ गया। 5 कट के कभी भी 3 बन सकता है क्या, 5 कट के कभी भी 3 बन सकता है, नहीं बन सकता। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, सबसे पहली चीज तो मैंने ये हटा दी, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, पीछे बचे ये दोनों ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शन में दोनों में 8 है तो 8 तो आएगा, 8 रख के देखने की जरूरत ही नहीं है, दोनों में 8 आएगा। अब आपको 8 रख के देखने की जरूरत नहीं है, अब आपको क्या रख के देखना पड़ेगा, 9 या 7। एक बार मैं 7 रख के देख लेता हूं, तो 7 रख के देखता हूं तो क्या आएगा, 3, 7 - 3 कितना, 4, 7, 7 - 5 कितना बनेगा, 2। ऑप्शन हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 3 2 ये ऑप्शन नहीं बैठेगा, यानी ये ऑप्शन भी नहीं बैठा, यानी पीछे ये जो है ये 100% मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने दो ऑप्शन इतनी जल्दी काट लिए, अगर एक ऑप्शन होता तो इससे भी कम टाइम लगता। तो चीज समझ में आई। अगर मैं इसको बेसिक से करता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के करता, तो यही क्वेश्चन अपन ने लास्ट बार ही देखा था, कितना टफ बन चुका था ये क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन इस बार करने पर बिल्कुल चंद सेकंड का क्वेश्चन बन गया। तो सर क्वेश्चन वही है, बस जैसे ही हम अप्रोच चेंज करते हैं, इसको करने का तरीका चेंज हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा भी लगा होगा। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। चलिए, यहां पर कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोला, सिर्फ एक वर्ड काम में लिया। और वर्ड क्या काम में लिया, चतुर्भुज ABCD। क्या वर्ड काम में लिया, चतुर्भुज ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो बनाते हैं सर, क्या बोला उसने, सबसे पहले एक रैंडमली कोई मुझे क्वाड्रिलेटरल बोला, तो मैंने इसको बनाया ABCD को। आगे उसने क्या पॉइंट बोला है कि चतुर्भुज ABCD में OA तथा OB, यहां से O से कोई एक भुजा OA ली गई है तथा OB ली गई है। DAB और CBA के कोण द्विभाजक है। ओके, पॉइंट याद आया कि नहीं आया सर, एंगल बाइसेक्टर है। ये पॉइंट आपको मैंने क्वाड्रिलेटरल के अंदर बताया था कि एक क्वाड्रिलेटरल में जब दो एंगल बाइसेक्टर लिए जाए तो ये वाला कोण किसके बराबर होता है, 101% इसने यही कोण पूछा होगा। आपको प्रॉपर्टी देख के याद होना चाहिए कि और ये चीज कुछ पूछ ही नहीं सकता। देखो मैं आगे पढ़ लेता हूं, उसने क्या बोला, BCD बराबर 80, BCD बराबर कितना 80, और ADC बराबर कितना दिया 70। तो उसने मुझे पूछा है AOB का मान, आप खुद देख लीजिए, ये AOB का मान उसने पूछा है। क्या AOB का मान निकाल सकते हो क्या, क्वाड्रिलेटरल पार्ट फर्स्ट जाके देखिएगा, ये पॉइंट आपको मिलेगा। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एंगल AOB का मान कैसे निकाला जाएगा भाई साहब, AOB का मान कैसे निकाला जाएगा। तो AOB का मान एक क्वाड्रिलेटरल में जो दो एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं उनको छोड़कर आप लोगों को क्या करना है, दोनों एंगल का सम करके हाफ करना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको मैंने बताया था कि जो दोनों एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं उनको छोड़कर जो भी दोनों एंगल बचे उनका सम करके आप लोगों को हाफ करना है। यहाँ कितना हो जाएगा, 70 + 80 का हाफ करूंगा मैं तो ये बनेगा 150/2, यानी वैल्यू कितनी बनी 75। और ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बना के भी बताई थी कि कैसे हम लोग, ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं लिखते थे, हम लोग उसका पूरा प्रूव देखते थे कि हाँ देखिए इस तरह से ये चीज प्रूव होगी। समझ में आया सर ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इस बार के फैब के अंदर जो CDS हुआ था, फैब के अंदर जो CDS हुआ था, तो CDS के अंदर ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखिए उसने क्या कहा, उसने हमें बोला कि सारे एंगल्स का सम करना है, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 इन सबको हमें प्रूव करना है। अच्छा, इन सबके एंगल का सम करना है, बट मैंने देखा कि ये सारे है क्या, तो ये ऐसा देखने को लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि मान लो अगर मैं ये चतुर्भुज ABCD मानता हूं, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD मानता हूं, तो ए जो वर्टेक्स है, ए जो शीर्ष है, इसको जो लाइन बना रही है उसको जब मैं आगे बढ़ाता हूं तो आगे बढ़ाने से ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है? अच्छा, अब एक चीज बताना है, एक सिंपल सा मुझे यहां पर एक पॉइंट बताना कि इसको कैसे बना सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान दें, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि एक ट्राइंगल में दो आंतरिक कोणों का योगफल तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। बिल्कुल वो प्रॉपर्टी याद है। अच्छा, तो अगर मैं ये निकालना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1 + 2 हो जाएगा। और अगर मैं ए निकालना चाहता हूं, मान लो मैं ए निकालना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 180 - 1 + 2, ये चीज हो जाएगी। अच्छा, यानी ये पॉइंट मुझे अच्छे से समझ में आ गया, ये ऐसा होगा। तो उसी तरह से ये सारे पॉइंट देखो, जैसे ये 8 और 7 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 + 7, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 180 - 8 + 7। उसी तरह से ये वाला पॉइंट क्या ले सकता हूं, सीधा बता दो तो आप बोलोगे 180 - 5 + 6। उसी तरह से ये वाला पॉइंट सीधा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 180 - 3 + 4। तो सारे के सारे एंगल एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ गए। तो अब मैं बोल सकता हूं क्या सर, क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD, चतुर्भुज ABCD में चारों कोणों का योगफल, चारों कोणों का योगफल जो है वो किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अगर मैं ए कोण बोलता हूं तो आप क्या बोलोगे, 180 - 1 + 2 डिग्री, प्लस बी की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 180 - 8 + 7 डिग्री, प्लस सी की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 180 - 5 + 6 डिग्री। और लास्ट कोण जो है वो क्या हो जाएगा, 180 - 3 + 4 डिग्री। और ये किसके बराबर होगा, 360 के बराबर। आप लोगों को ध्यान है 180 180 360 से 360 काट सकता हूं, पीछे क्या बचेगा, 180 + 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 180 + 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और 360 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8। ये मेरा आंसर हो जाएगा। सर एक चीज और, ये मैंने प्रूव करके बताया, ये मैंने प्रूव करके बताया, मैंने सीधी एक लाइन नहीं बोली। अगर एक सीधी लाइन बोलता तो आप लोग इस चीज में ध्यान नहीं देते। देखो सीधी लाइन क्या थी कि आप लोगों को ध्यान है कि अभी अपन पॉलीगन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप पढ़ोगे कि कोई भी पॉलीगन हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, पेंटागन, हेक्सागन, उसमें सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है। सभी बाह्य कोणों का योगफल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज इक्वल टू 360। एक चीज बताओ, ये ए का आंतरिक कोण है तो ये बाह्य कोण हुआ, ये ए का बाह्य कोण, ये डी का बाह्य कोण, ये सी का बाह्य कोण, ये बी का बाह्य कोण, तो सारे बाह्य कोण है। तो आपको सीधा पता चल जाना चाहिए कि अरे सर ये तो बाह्य कोणों का योगफल है, यानी बाह्य कोणों का योगफल मुझे पता है 360 ही होगा, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये तो मैंने बस आपको एक बार प्रूव करके बताया था, वो आपको सीधा देखते ही टिक करना है। यानी सीडीएस के अंदर इतना आसान क्वेश्चन आया था। एक चीज और, आप लोग हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर आप एसएससी को टारगेट कर रहे हो, अगर आप एसएससी को टारगेट कर रहे हो, अगर आप सीडीएस में जाना चाहते हो, सर 90 से 95% तक, 90 से 95% तक सीडीएस का पूरा सिलेबस और एसएससी का पूरा सिलेबस सेम है। मैं आपको बोल रहा हूं सर, जो भी मैथमेटिक्स यहां पे डिस्कस की जा रही है आप लोगों से, जो भी मैथमेटिक्स आप लोगों से डिस्कस की जा रही है, आप लोग चाहे अभी फैब के पेपर को हाथ मत लगाओ, एक बार पूरा अच्छे से सिलेबस कर लो, या फिर आप लोगों ने ज्योमेट्री में से लमसम पूरी पढ़ ली है, जाके सीडीएस का पेपर उठा के देख लो सर, वो क्वेश्चन वहीं मिलेंगे आप लोगों को। और प्रीवियस से के कितने भी क्वेश्चन मिला लेना, आपको एक भी चीज आउट ऑफ सिलेबस मिल जाए तो
टू द पॉइंट मिलने वाली चीजें होंगी, टू द पॉइंट। फिर भी मैं कह रहा हूं, इसलिए आपके घर में आपके नियर बाय जो भी सीडीएस की तैयारी कर रहा है, एक बार आप लोगों को उसको ये चीज सजेस्ट करना, पूरा पूरा एसएससी का सिलेबस सेम है सीडीएस से, तो सर उसको टारगेट कीजिए अगर आप लोगों की एज है अभी और आप लोग उस फील्ड में जाना चाहते हो तो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है सर। तो ये चीजें आप लोग ट्राई करना, सीडीएस का पेपर उठा के, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एसएससी को टारगेट करने से वो चीज टारगेट की जा सकती है। ठीक है सर, दोनों तरह से हमने देख लिया, बाय प्रॉपर्टी देख लिया, बाय प्रूव करके देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज आते ही सबसे पहले हमने ये बना दिया, दिस इज ए बी सी डी, जिसमें ए सी और बी डी विकर्ण है। हाँ भाई साहब, हमारे पास ए सी और बी डी जो है आपस में एक विकर्ण है। यदि बी ए डी बराबर 60 है, यदि बी ए डी बराबर, ये पूरा एंगल कितना है 60 है, बी ए डी 60 है, ए डी बी ये जो ए डी बी है वो कितना है 90। ठीक है सर, तो उसने बोला बी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा। अरे भाई साहब, ये तो आप लोगों को याद आना चाहिए कि सर हमें ये पॉइंट याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कि जब ये 60 होता है ये 90 होता है, जब ये 60 होता है ये 90 होता है, तो ये वाला एंगल जो है आप लोगों का पूरा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो मतलब मेरे को एक बार का इसमें से मैं ये चीज हटा देता हूं, क्योंकि मैं अभी सिर्फ किसको डिस्कस करना चाहता हूं, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल को डिस्कस करना चाहता हूं, जिसके अंदर ये 60 है, ये 30 है और ये क्या है 90। अच्छा, अब एक और पॉइंट देखना, अब एक और पॉइंट समझने की कोशिश करना। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि 90 के सामने वाली भुजा और 30 के सामने वाली भुजा, 60 के सामने वाली भुजा, साइन रूल से मैंने आपको ये प्रूव करके बताया था कि ये रिलेशन हमेशा याद रखना। आप खुद देख लो, पैरेललोग्राम चल रहा है बट ये रिलेशन काम में आ रहा है, और इससे पहले भी बहुत बार काम आ चुका है। 30 के सामने वाली जब भुजा 1 होती है तो 60 के सामने वाली भुजा √3 होती है, और 90 के सामने वाली भुजा कितनी होती है, 2 होती है। ये रेशियो आप लोगों को ध्यान है, पहले भी बता चुका हूं मैं। उसने क्या पूछा है, बी डी स्क्वायर किसके बराबर है, बी डी और किसका, अच्छा ये किसके रेस्पेक्ट में बताना है, ए बी के रेस्पेक्ट में बताना है। तो सबसे पहले तो मुझे बी डी और ए बी का रेशियो देके बताओ। सबसे पहले मुझे बी डी और ए बी का रेशियो बताओ। तो आप लोगों को ध्यान है, बी डी कितना है √3, ए बी कितना है, तो ए बी है 2, ए बी कितना है 2, बट इसका स्क्वायर करना है आप लोगों को, बी डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर करना है। तो आप लोग √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा 3, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा 3/4 ए बी। आंसर कितना हो जाएगा 3/4 ए बी। तो आप बोलोगे अरे सर ये तो वो टफ क्वेश्चन के लिबास में बहुत ही आसान क्वेश्चन निकला, पैरेललोग्राम के लिबास में ट्राइंगल का क्वेश्चन निकला। एग्जैक्टली सर, इसीलिए मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में चला रहा हूं, मिक्स फॉर्म में बता रहा हूं, ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ जाएं कि एग्जामिनर किस तरह से सारी चीजें घुमा घुमा के देता है। अच्छा लग रहा है सर क्वेश्चन बनाने में, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर मैं क्वेश्चन ऐसे भी बिल्कुल मामूली से या आसान से नहीं रखता जिनको करके भी आपको अच्छा नहीं लगे। मतलब वो होता है ना कि सर किसी को कोई बोल दिया कि अच्छा ये बॉटल उठा के वहां रख दे और आप लोगों को ट्रॉफी दे दी जाए, अरे वाह आप लोगों ने बॉटल उठा के यहाँ से वहां रख दी तो मतलब आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। तो ऐसे काम में आपको खुद के ऊपर डाउट हो जाता है कि साहब मैंने तो इसका कुछ काम ही नहीं किया। अगर मैं आपको कोई एक फॉर्मूला बता के वैल्यू दे के बोल दूं आंसर निकाल दो, तो ना आप खुश होगे ना मैं खुश होऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें कुछ करना ही नहीं था सर, हमने तो जोड़ के घटा के आंसर दिया है। बट ऐसे क्वेश्चनों में जब आंसर करते हो तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं सर ये चीजें मैं कर पाऊंगा, मुझे चीजें समझ में आ रही है। करेक्ट है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सर बीच में ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसको हटाते हैं। चलिए सर क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट से बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। सर पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, जिसमें विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर काटते हैं। AC तथा BD बिंदु O पर काटते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, EFGH AO, ये E, DO ये F, ये G और ये H जो है
वो सारे मध्य बिंदु है। अच्छा, ये सारे इनके मध्य बिंदु है। ओके सर, ये सारे इनके मिड पॉइंट है। समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया। तो चतुर्भुज EFGH तथा ABCD का परिमाप ज्ञात करो। उसने हमको क्या बोला? EFGH और ABCD का पेरीमीटर यानी कि परिमाप ज्ञात करो। पेरीमीटर यानी कि परिमाप ज्ञात करो, ये उसने हमें कहा है। अच्छा, आप समझना, एक चीज बताओ भाई साहब, मैं सिर्फ एक ट्रायंगल लेके बता रहा हूं, सारा ट्रायंगल आप कर लोगे। मुझे फटाफट से बताना, क्या आपको ट्रायंगल BCO दिख रहा है? ये वाला ट्रायंगल, क्या आपको ट्रायंगल BCO दिखा? BCO में ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली, मतलब यहां पे काम क्या आ रही है? पैरेललोग्राम के लिबास में क्या काम आई? MPT, मध्य बिंदु प्रमेय काम आई। नाम पैरेललोग्राम दिया, बट प्रॉपर्टी किसकी है? ट्रायंगल की। चीजें समझ में आ रही है? तो मध्य बिंदु प्रमेय से आप बोलोगे दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त भुजा तीसरी भुजा की आधी होती है, यानी ये क्या हो जाएगा? BC/2 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोगों को समझ में आया, ये BC का हाफ है, ये DC का हाफ है, ये AD का हाफ है और ये AB का हाफ है। यानी आपने ये देखा कि सर EFGH की सारी भुजाएं ABCD के सारी भुजाओं की आधी है। तो आप चाहो तो एक काम कर लो, भले अगर मैं बोलता हूं कि सर इनका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप के लिए सारी भुजाओं का सम होता है AB प्लस BC प्लस CD प्लस D। बट ऊपर क्या आएगा? EF को मैं क्या बोल रहा हूं? EF को मैं बोल रहा हूं AD का आधा। BC को मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैं BC को बोल रहा हूं BC का आधा। और GH को क्या बोल रहा हूं? तो आप बोलोगे सर ये सारी चीजें जो है वो इसका ऊपर में आधा आधा आएगी, यानी ये जो कॉमन चीज है वो कट जाएगी और आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। यानी मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास जो ABCD के परिमाप या पेरीमीटर का जो रेशियो है वो रेशियो कितना आने वाला है? तो आप बोलोगे सर ये रेशियो आने वाला है 1/2, क्योंकि इसकी कोई भी भुजा है वो इसकी जो ABCD पैरेललोग्राम है इसकी भुजा के आधे से बना है। और ये आधा कहां से लेके आए अपन? आधा लेके आए थे मध्य बिंदु प्रमेय से, MPT से। करेक्ट है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया ABCD एक वर्ग है, ABCD इज अ स्क्वायर। इसकी लाइन पूछने वाले क्वेश्चन में आ गई थी, ABCD इज अ स्क्वायर। उसमें मुझे क्या बोला कि ये जो BO है, ये BO और BM बराबर है। चलिए सर, सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है BOM। आप लोगों को ध्यान है कि ये BD जो है वो डायगोनल है। एक स्क्वायर के अंदर डायगोनल शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। B पे बनने वाला कोण कितना होगा? 90, उसको दो बराबर भागों में बांटा जाएगा, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 45। इसके बाद में मुझे क्या काम में बोला गया देखना, इसके काम बाद मुझे बोला गया कि सर BM और BO बराबर है, यानी यहां पर इसके तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180। 180 से मैं 45 निकाल देता हूं तो पीछे क्या बचेगा? 135। ये 135 इसमें और इसमें बराबर भाग में बटेगा कि नहीं बटेगा? क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है तो दोनों कोण बराबर होंगे। तो आप बोलोगे जो पीछे कोण बचेगा वो क्या होगा? 135 का आधा, यानी कितना हो जाएगा? 67.5। यानी ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सर मेरे पास? ये वाला हो जाएगा 67.5, जिसको मैं यहां पर भी मार्क कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं, ये वैल्यू आई 67.5। उसी तरह से देखिएगा सर, उसी तरह से देखना, सेम तरह से मैं यहां पे प्रूव कर सकता हूं क्या? क्योंकि देखो ये OC भी जा रहा है, OC जा रहा है, तो इस वाले कोण को दो भागों में बांटेगा तो ये कितना आएगा? 45। 45 के बाद में आप खुद देखिए उसने क्या बोला कि OCL में ये 45 है और OCCL के बराबर है, यानी ये दोनों कोण बराबर बटेंगे तो 45, 180 से 45 हटाया 135, दो भागों में बांटा तो ये भी कितना आ गया? 67.5, यानी ये वाला एंगल भी कितना आ गया? 67.5। अब उसने मुझे क्या बोला? LOM की वैल्यू बताइए। LOM की वैल्यू बताइए। तो सर देखना यहां बहुत ही आसान, LOM की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? ये है अपना 67.5, ये है अपना 67.5। एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ये इनको जोड़ूंगा तो 135, 135 में
80 से माइनस कर दिया जाएगा तो वैल्यू बचेगी 45 डिग्री, यानी इसका जो आंसर होगा इस वाले का आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है सर ये चीज? बढ़िया, सब तरह से समझ में आ गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर। बहुत ही सारे क्वेश्चन लेके आया हूं और बहुत ही मतलब एक वास्ट वैरायटी से एक ही तरह के क्वेश्चन, सारे तरह के क्वाड्रिलेटरल, जितने भी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वाड्रिलेटरल पे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल पे और भी बहुत क्वेश्चन है, बट वो मेंसुरेशन के अंदर मैंने अपना एक प्योर सेगमेंट रखा है। वो प्योर सेगमेंट क्या कि सर ज्योमेट्री के क्वेश्चन ही कराने हैं। ज्योमेट्री मतलब लाइन की लेंथ पूछना और एंगल निकालना, इससे ज्यादा ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं, या रेशियो निकालना बस। अब देखो सर, यहां पर इस तरह के, क्योंकि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो इस तरह के आसान क्वेश्चन में फंस जाते हो। आसान क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने बोला चतुर्भुज के कोण क्रमश 1 2 3 4 है। मेरे को नहीं पता कौन सा चतुर्भुज होगा, मैंने नॉर्मल से एक चतुर्भुज बनाया ABCD, ठीक है। उसके कोण क्रमश 1 2 3 4 है। क्या आपको यहां पर कोणों का रेशियो देख के ऐसा लग रहा है क्या कि कोई भी कोण आपस में बराबर होगा? क्या ये कोणों का रेशियो देख के आपको लगा कोई भी कोण आपस में बराबर होगा? मुझे तो नहीं लगा सर, कतई लग ही नहीं रहा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम तो ये होता है कि सर अगर मैं पैरेललोग्राम में अगर इसको मैं 1 2 3 और 4 देता हूं, तो पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। क्या यहाँ अपोजिट एंगल बराबर है? ये 1 है, ये 3 है, यहां पर अपोजिट एंगल बराबर ही नहीं है, पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता। ट्रेपेजियम, हाँ ट्रेपेजियम में मुझे एंगल की जानकारी नहीं होती, इसको एक मिनट साइड में रखते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में तो ये रेशियो आएगा ही नहीं। रेक्टेंगल में सारे कितने के होते हैं? 90-90 डिग्री के, तो सारों का रेशियो कितना आएगा? 1:1। तो यहां पर रेक्टेंगल भी नहीं हो सकता। पीछे क्या बचा? रोम्बस। तो सर एक बार रोम्बस पे ध्यान दीजिएगा, रोम्बस पे ध्यान दीजिएगा। रोम्बस यानी समचतुर्भुज क्या होता है? रोम्बस भी तो एंगल के मामले में एक पैरेललोग्राम ही होता है। तो पैरेललोग्राम होता है तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा, बट यहां पर मतलब ये दो एंगल आमने सामने के एंगल बराबर होने चाहिए थे। मतलब जितना यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होता, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होता, बट यहाँ पर है, यहाँ पर ये चीज भी नहीं है तो रोम्बस भी नहीं होगा। तो पीछे क्या आंसर बचा? ट्रेपेजियम। मतलब हमने ऑप्शन काट के ट्रेपेजियम आंसर तो कर दिया, हम आंसर तक तो पहुंच गए, बट फिर भी हमारे मन में अभी भी डाउट है कि सब ट्रेपेजियम भी होगा या नहीं होगा। तो चलिए उस डाउट को पूरा कर ले, मतलब क्लियर कर लेते हैं और समझा देते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। तो सर एक चीज देखना, ट्रेपेजियम क्या होता है? तो ट्रेपेजियम यानी ऐसा चतुर्भुज जिसमें केवल 2 भुजाएं समांतर हो, केवल और केवल 2 भुजाएं समांतर हो। यानी ये वाली साइड्स पैरेलल नहीं है, केवल ये साइड्स पैरेलल है। और जहां पर आप लोगों को पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर्टी ध्यान दें कि सर 2 भुजाएं समांतर है तो एक तिर्यक रेखा उनको काटे तो इनका सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। ये आप लोगों को ध्यान है ना? तो चलिए इसको अपन में देखा ये 180 आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे मान लो मैं इसको 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं, इसको 3 मानता हूं, इसको 4 मानता हूं। ये सारा रेशियो है। अगर रेशियो को अगर अपन एक्चुअल वैल्यू बनाना चाहें तो ये सारा इस तरह से काम आएगा। अच्छा इन सबको जोड़ो, 5 और 5 10x। चतुर्भुज में कोणों का योगफल 360 होता है तो x बराबर कितना आ जाएगा? 36। x बराबर 36। अब मुझे पता है कि सर ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम कब होगा? जब इन दोनों का सम 180 हो। देखो x और 4x कितना बना? 5x। 5 × 36 कितना बन रहा है? तो आप बोलोगे सर ये बन रहा है 180। इन दोनों को जोड़ो, कितना बना? इन दोनों को जोड़ने से भी क्या बना? 5x। 5x यानी 5 × 36 जो बनेगा वो कितना बनेगा? 180। यानी करेक्ट है सर। यानी आपने करेक्ट बोला कि अगर ये दोनों साइड पैरेलल है, इसमें मैं एक तिर्यक रेखा काटूं तो इन दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। तो सर यहाँ पे देख लो, इन दोनों का योगफल 180 हुआ, इन दोनों का 180 हुआ, यानी बनेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? सम बनेगा और कुछ भी नहीं। तो अगर एग्जाम में आए तो ये प्रूव करके नहीं देखना है, सीधा ऑप्शन टिक करना है। अगर आप लोग यहाँ समझ रहे हो, क्लासरूम में समझ रहे हो तो फिर एक एक पॉइंट समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है सर, समझ में आया होगा आप लोगों को ये पॉइंट। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बिल्कुल थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से उसको देख के कंप्लीट करते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो चलिए सर अपन लोग फटाफट से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं जिसका नाम हमने क्या दिया? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। E व F क्रमश, E
व एफ क्रमश एबीडी व बीडीसी के केंद्रक है। ए बी डी व बी डी सी। अच्छा सर, यहां पर सबसे पहले तो एक चीज बताओ, केंद्रक क्या होता है, यहां पर सेंट्रोइड क्या होता है, केंद्रक क्या होता है। तो आप लोगों को ध्यान है सर, अगर ट्राइंगल एबीसी में मैं केंद्रक लेना चाहता हूं तो केंद्रक कहां पे स्थित होता है, तो याद कीजिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस, सभी माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदित बिंदु। माध्यिका क्या होती है, तो आपको ध्यान है माध्यिका कहां मिलेगी, अगर मैं यहां पर ये एडी मीडियन लेता हूं तो ये माध्यिका कब होगी, जब ये इसको समान बराबर भागों में बांटेगी। और इसके ऊपर अगर सेंट्रोइड स्थित है तो सेंट्रोइड इसको किस रेशियो में बांटेगा, 2:1 में। ये सारे पॉइंट हम लोगों को क्लियर है कि अगर वो मीडियन होगी, सेंट्रोइड कहां पे स्थित होता है, केंद्र कहां पे स्थित होगा, माध्यिका पे, मीडियन पे। और वो मीडियन कब होगी, तो जिस भुजा पर खींची गई है उस भुजा को 2 बराबर भाग में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। करेक्ट है। अच्छा, ये नॉलेज अब मैं यहां पे काम में लेता हूं। आप लोगों को ध्यान है कि एक समांतर चतुर्भुज के अंदर दोनों विकर्ण, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं इसको ओ नाम देता हूं, मुझे एक चीज बताना, ट्राइंगल ए बी डी में क्या यहां पर एओ इस भुजा बीडी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, नहीं बांट रहा है। अगर 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो एओ मेरे लिए क्या काम करेगी, मीडियन का काम करेगी, और किसका काम करेगी, माध्यिका का। अगर ये माध्यिका का काम कर रही है तो केंद्रक इसके ऊपर स्थित होगा। तो अगर मैं यहां पर इसको केंद्रक G1 मान लेता हूं, तो G1 इसको किस रेशियो में, G फर्स्ट इसको किस रेशियो में बांटेगा, 2:1 में बांटेगा। यानी यहां से लेकर यहां तक की लंबाई जब 2 होगी तो यहां से लेकर यहां तक की, यानी आप बोलोगे AG1 और G1O का रेशियो जो है वो कितना होगा, 2:1। बट एक चीज बताओ, इसने AC की लंबाई कितनी दी, 12 दी। AC की लंबाई पूरी कितनी दी, 12। अच्छा, उसने मेरे को पहले तो G1 मतलब यहां पर E और F, सॉरी उसने नाम दे रखा है, यहां पे G1 लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे मैंने इसको देखा नहीं एक बार में, इसको आप पॉइंट E बोलिए। तो आपको ध्यान है कि AE और EO का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। अच्छा, उसी तरह से आप ट्राइंगल BCD में OC जो है उसको माध्यिका मानोगे, क्योंकि माध्यिका इसको बराबर माध्यिका जो होती है वो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है। तो OC BD को समान बराबर भागों में बांट रही है, तो आप क्या बोलोगे कि OCB जो है हमारे लिए किसका काम करेगी, माध्यिका का काम करेगी, मीडियन का काम करेगी। अगर ये माध्यिका या मीडियन का काम कर रही है तो इसके ऊपर भी केंद्रक स्थित होगा, और केंद्रक उसको किस रेशियो में बांटेगा, तो आपको ध्यान है सर कि यहां पर केंद्रक इसको 2:1 में बांटेगा। यानी ये चीज मुझे समझ में आई कि सर इसका रेशियो जब 2 होगा तो इसका 1, इसका 2 होगा तो इसका 1। तो एक चीज बताओ, यहां पर आप लोगों को ये पता होता है कि विकर्ण आपस में दोनों को बराबर भुजाओं में बांटते हैं कि नहीं बांटते। तो जब ये 12 सेंटीमीटर है तो यहां से लेकर यहां तक की भुजा ये पूरी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये पूरी हो जाएगी मेरे पास 6। ये पूरी कितनी हो जाएगी, 6। अगर ये 6 है तो 6 को इस 2:1 यानी ये टोटल कितनी हो गई, 3। 6 मेरे 3 के बराबर, मैं ये वाली लेंथ निकालता हूं तो किससे गुणा करूंगा, 1 से, यानी कितना हो जाएगा, 2। यानी EO मेरे पास 2 आई, OF मेरे पास 2 आई, मुझे किसने किसकी लंबाई पूछी, EF की लंबाई पूछी। तो सर ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि ये लंबाई कितनी हो जाएगी, तो EF निकालने के लिए मुझे EO प्लस FO को जोड़ना पड़ेगा। तो 2 + 2 यानी मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा, किस तरह से अपन ने E और F की लंबाइयों को निकाला है। करेक्ट है सर, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। चलिए सर फटाफट से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लास्ट 2 क्वेश्चन ही है, उसके बाद में अपन ये पॉइंट कंप्लीट करेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल मेरी तरफ से आप लोगों का कंप्लीट होगा इन लास्ट 2 क्वेश्चन के बाद। ठीक है सर, देखिएगा क्या कह रहा है। ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज ABCD, ये ABCD एक समचतुर्भुज है। उसने हमें क्या बोला
कि सर सी से गुजरती हुई एक रेखा एडी व एबी के बड़े हुए भाग को क्रमश क्यू व पी पे काटती है। यानी हमको एबी को बढ़ाना है, एबी को बढ़ाना है। नहीं सर, तो एक मिनट रुकिए, इसको अपन थोड़ा सा स्पेस में लेके काम करते हैं। इस क्वेश्चन को अपन छोटा कर देते हैं और डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहां पर ए, बी, सी और डी, यहां उसने बोला कि सी से जाती हुई कोई रेखा, मैंने ये रेखा सी से जाती हुई बना दी। सी से जाती हुई कोई रेखा किस किस को आगे बढ़ाने पर? ए बी को आगे बढ़ाने पर और एडी को आगे बढ़ाने पर। ए बी को आगे बढ़ाने पर और एडी को आगे बढ़ाने पर किस किस बिंदु पे काट रही है? एडी को बढ़ाया तो क्यू पे काट रही है, ए बी को बढ़ाया तो पी पे काट रही है। ये डायग्राम बन रहा है, ये डायग्राम बन रहा है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब उसने क्या बोला कि सर क्यूडी और एबी का रेशियो 1:2 है। ठीक है सर, ये लिख लो कि भाई साहब क्यूडी और एबी का रेशियो कितना है? 1:2। और मुझे पूछा है किसी का रेशियो। एक चीज बताओ सर, यहां आप लोग सिर्फ इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो। क्या आप लोगों को ट्रायंगल फटाफट से देखना है? मैं सबसे पहले ट्रायंगल बना रहा हूं। क्या आपको ट्रायंगल क्यू ए पी दिखा? फटाफट से बताओ, क्या ट्रायंगल क्यू ए पी दिखा? अच्छा एक चीज बताना, इस ए बी को आगे बढ़ाया गया, ये एक रोम्बस है। रोम्बस में सारी ये जो आमने सामने की साइड्स है वो आपस में पैरेलल होती है। यानी मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि डीसी जो है वो ए बी के पैरेलल होगी, और ए बी को आगे एक्सटेंड किया है तो ए बी के पैरेलल बोलूं या ए पी के पैरेलल बोलूं, एक ही बात है। यानी ए पी के समांतर एक रेखा है, वो कौन सी? डीसी। तो बेस के समांतर कोई भी एक रेखा आ गई तो मैं यहां पर क्या लगा सकता हूं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सामान्य समानुपातिक प्रमेय लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। और यहां से मुझे क्या रेशियो मिलेगा ये देखना, यहां से मुझे रेशियो क्या मिलेगा ये देखना। अच्छा, रेशियो पे जाने से पहले, क्योंकि ये रोम्बस है, समचतुर्भुज है, और उसने मुझे क्यूडी और एबी का रेशियो दे रखा है, यानी जब क्यूडी 1 है तो एबी 2। आपको ध्यान है समचतुर्भुज में, रोम्बस में सारी भुजाएं बराबर होती है, यानी ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी और ये भी क्या हो जाएगी? 2। यानी यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 1 है, तो ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी? 3। यानी बीपीटी के थ्रू अगर मैं बोलता हूं इस वाले ट्रायंगल की कोई भी साइड लेता हूं, इस वाले ट्रायंगल की कोई भी साइड लेता हूं तो उसका रेशियो कितना आएगा? 1। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की कोई भी साइड लेता हूं, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की कोई भी साइड लेता हूं तो उसका रेशियो कितना आएगा? 3। तो आप लोग बीपीटी लगा के सीधी बात तो पहले ये बोलोगे कि सर डी सी क्यू और ए पी क्यू आपस में सिमिलर है, और दोनों के साइड का जो रेशियो आने वाला है, दोनों के साइड का जो रेशियो आने वाला है वो कितना आया है? 1:3 आया। कैसे आया बता दिया। रोम्बस है, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है, ये 2 है तो सारी साइड्स इक्वल क्या हो जाएगी? सारी साइड्स क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये 2 ये 1, तो मुझे रेशियो जो मिलेगा वो रेशियो कितना मिलेगा? 1:3 मिलेगा। करेक्ट है सर। अच्छा, उसने मुझे अब बीपी और एबी का रेशियो पूछा है। उसने मुझे किस किस का रेशियो पूछा है? बीपी और एबी का रेशियो पूछा है। मेरे को अब यहां पर एक चीज बताना, मेरे को यहां पर एक चीज बताना कि सर मैं यहां पे अगर डीसी और एपी का रेशियो बनाना चाहता हूं तो डीसी, एक चीज बताना, डीसी ऊपर वाले ट्रायंगल में, डीसी अगर ऊपर वाले ट्रायंगल में तो रेशियो कितना आएगा? 1। एपी बड़े वाले ट्रायंगल में तो रेशियो कितना आएगा? 3। क्या ये चीज करेक्ट है? तो अगर सिर्फ हमको ये रेशियो निकालना था, उसके बाद में मैं यहां पर ये वाली सारी चीज काम में ले सकता हूं कि सर डीसी जो है उसका मान कितना है? 2। एपी क्या है? तो एपी देखो, ए से लेकर बी तक की वैल्यू कितनी? 2, प्लस बीपी का मान मुझे नहीं पता, और ये रेशियो कितना आ रहा है? 1:3। इसको मैं सॉल्व करता हूं, 6, 2 प्लस बीपी, और बीपी जो है वो मेरे पास कितनी आ गई? 4। यानी ये बीपी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यानी आप बोलोगे कि सर जब मेरा AB और PB का अनुपात बनाना है तो AB जब 2 होता है तो PB क्या होता है? 4। यानी इसको मैं कैंसिल आउट करके रेशियो क्या लिख सकता हूं? 1:2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस लेवल है सर, प्रीलिम्स भी नहीं, मैं साफ तौर पे बता दूं, बिल्कुल आपके मेंस का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को, एक चीज और सर, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं इन क्वेश्चंस को लाने में, बहुत ही बढ़िया लेवल है, जितना मैं क्लासरूम में भी नहीं देता था।
इतने बढ़िया क्वेश्चन जो मैं क्लासरूम में भी नहीं पढ़ा पाता था, तो अगर मुझे एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर मैं सारा डेटा एक रिकॉर्डेड फॉर्म में रख सकता हूं, तो सर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को सारा रिसोर्सेस एक ही जगह दे दिया जाए, जितने भी बढ़िया क्वेश्चन है एक बढ़िया सीक्वेंस में दे दिए जाए। और सर मैं तो ये कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ये सारे आपको मैंने मिक्स क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया से बढ़िया कराने के लिए जैसे ही ज्योमेट्री का कोई भी टॉपिक XYZ, ज्योमेट्री, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, वो टॉपिक लाने के बाद में अलग से एक दो वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेके आऊंगा, जिसमें प्योर रूप से मेंस का लेवल होगा या थोड़ा टफ लेवल होगा, थोड़े नए क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अंदर आप लोग भी अपना फीडबैक देके मुझे डायरेक्टली बता सकते हो कि सर आप इसके अंदर ये ऐड ऑन कर सकते हो या ये चीजें हटा सकते हो, ठीक है। क्योंकि सर देखो, ये कोई क्लासरूम नहीं है जहां पर एक मतलब सबको एक बार सारा कंसिडर किया जाए, मुझे यहाँ पे सब चीज़ों को साथ में लेके चलना होगा। तो मैं अपना सीक्वेंस बना रहा हूँ। जिन लोगों को लग जाए कि सर ये चीज़ टफ आ रही है तो उसके आगे पार्ट कंटिन्यू मत करो, जिन लोगों को लगता है कि नहीं सर मेंस लेवल जाना है तो वो पूरा एंड के पार्ट तक जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं स्लोप वाली फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें एक सीक्वेंस वे में मिले, एक लेवल वाइज वे में मिले। करेक्ट है सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं कि ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है सर। ABCD हमने एक स्क्वायर बनाया, उसके बाद उसने बोला कि एक सर्कल A व D से इस प्रकार लिया जाता है, एक सर्कल A व D से इस प्रकार लिया जाता है कि वह BC पर स्पर्श करता है। तो हम लोगों को एक सर्कल इस तरह से बनाना पड़ेगा जो A और D से तो जाएगा और BC को स्पर्श करेगा, यानी BC को वो टेंजेंट बनाएगा। ये पूरी साइड हमें कितनी लेनी है? 10 लेनी है, ठीक है सर। आगे क्या बोला है देखते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस वृत्त की हम लोगों को त्रिज्या ज्ञात करनी है। एक चीज मुझे यहां पे बताओ कि सर ये एक पूरा स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो यहां पर एक एंगल बनाता हूं तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है यानी ये साइड 90 डिग्री पे आ रही है, तो मैं इसी को आगे करता हूं तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है सर। यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये जो साइड है उनके पैरेलल आ रही है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री आ गया और ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि सेंटर से जाने वाला जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, वो अपने पे 180 बनाता है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये वाली चीज आप लोगों को इतनी समझ में आई? अच्छा, आपको ध्यान है कि सर AD जो है वो वृत्त के लिए किसका काम कर रही है? कॉर्ड यानी जीवा का काम कर रही है। और अगर मैं केंद्र से इसके ऊपर लंब डालूंगा तो ये लंब इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। यानी मैंने ये कहा कि इसको ये 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो अगर मैं इसको कोई पॉइंट E नाम देता हूं तो यहां पर इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 5, क्योंकि ये BC मेरा पूरा जो है वो कितना है? 10 स्क्वायर है, तो ये पूरा पूरा बराबर होगा। यहां तक आप लोगों को पॉइंट समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज बताओ, ये सेंटर है, ये परिधि तक एक रेखा जा रही है, तो इसको मैं क्या R नाम दे सकता हूं, रेडियस नाम दे सकता हूं? करेक्ट है सर मेरी बात। अच्छा, एक चीज बताओ, A से B तक की लंबाई कितनी है? 10। इस सेंटर से इस परिधि तक लंबाई कितनी होगी? R। तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे 10 माइनस R, क्योंकि ये पूरी 10 है। ये 10 यहां से यहां तक R माइनस कर देता हूं तो ये पीछे जो बचेगी वो कितनी बचेगी? 10 माइनस R। तो सर एक चीज बताना, आप लोगों को इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल देखने को मिला होगा जो ED और ये पॉइंट है O से जा रहा है। अच्छा, एक चीज बताओ, OE की लंबाई कितनी आ गई? 10 माइनस R आ गई। OD की लंबाई कितनी आ गई? R आ गई। और ED की लंबाई कितनी आ गई? 5 आ गई। क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ? अभी के रिसेंट के मेंस का क्वेश्चन है सर, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगा था। आपको मैंने बताया था कि इसमें पाइथागोरस ऐसे जब भी रेडियस निकालनी होती है तो पाइथागोरस चीजें थ्योरम काम में ली जाती है। तो 10 माइनस R का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 100 प्लस R स्क्वायर माइनस 20R प्लस 25 बराबर R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकता हूं, वैल्यू बन जाएगी 125 बराबर 20R और R बराबर जो हो जाएगा 125 बट्टा 10, यानी R की वैल्यू मैं ले सकता हूं 6.25। R की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? 6.25 जो है मेरी R की वैल्यू हो जाएगी। तो ये था मेरा यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का लास्ट क्वेश्चन। ये पूरा सेशन आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।
ठीक है सर, इसके ऊपर आप बिल्कुल अपना रिव्यू दीजिएगा, जो भी ऐड ऑन चीज़ें करनी हो मुझे बताइएगा। मिलते हैं हमारा ज्योमेट्री के लास्ट पार्ट के ऊपर, जिसे बोला जाएगा पॉलीगन यानी बहुभुज। धन्यवाद सर।